हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि 11th फिजिक्स की थर्ड यूनिट है। और कंपटीशन के हवाले से अगर बात की जाए तो ये बहुत लेंथी यूनिट भी है, बहुत लंबी है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है और लॉजिकल है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 11th क्लास की जो थर्ड यूनिट है, इसमें हमें बहुत जगह, हर जगह फोर्स का डिस्कशन करेंगे। फोर्स हर जगह मिलेगा, फोर्स। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज द फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच प्रोड्यूसेस और ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी, या विच स्टॉप्स और ट्राई टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, पुश की फॉर्म में भी हो सकती है और पुल की फॉर्म में भी हो सकती है। जो कि क्या कर सकता है फोर्स? देखो, कोई बॉडी अगर रेस्ट पे पड़ी है ना, तो उसमें मोशन पैदा कर सकता है फोर्स। और अगर कोई कोई बॉडी चल रही है, मतलब मोशन में है, और तो उसको फोर्स क्या कर सकता है? स्टॉप कर सकता है किसी मूविंग बॉडी को। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे पड़ी है तो उसको मोशन में ला सकता है फोर्स। और अगर कोई बॉडी चल रही है, मतलब मूविंग बॉडी, मोशन में है अगर कोई बॉडी, तो फोर्स की हेल्प से हमें उस बॉडी को रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, या रोकने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब इसको समझो, इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब है। मान लो ये कोई ब्लॉक है, और ये क्या है? रफ सरफेस। ये जो ग्राउंड है, ये रफ है, मतलब खुरदरा। और ये आराम से रेस्ट पे है, आराम से रेस्ट पे रखा हुआ है कोई ब्लॉक। अब देखो, ये कोई इंसान है, ये इस ब्लॉक को ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, क्योंकि सरफेस तो खुद रहा है। तो अगर ये कोई फोर्स लगाए, जरूरी थोड़ी ना ये ब्लॉक मूव कर जाए। लेकिन ये जो इंसान है, कोई भी लड़का है या कोई मैन है, वो इस ब्लॉक के ऊपर कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इन दी फॉर्म ऑफ ए पुश। पुश कर रहा है इस ब्लॉक को। लेकिन ये जो सरफेस है, ये तो खुद रहा है। तो जरूरी थोड़ी ना है कि ये इसने कोई फोर्स लगाया ऐसे, इस इंसान ने इस ब्लॉक को ऐसे पुश किया कि ये मूव ही कर जाए या एक्सेलरेट कर जाए। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, क्योंकि ये सरफेस खुद रहा है, रफ है। तो यहाँ पे इस केस में मान लो इसने कोई फोर्स लगाया इस इंसान ने, क्योंकि ये इस ब्लॉक को ऐसे पुश कर रहा है, और उसके बावजूद भी ये यहाँ से हिला नहीं, रेस्ट पे ही रहा। और इस इंसान ने इसको ऊपर इन दी फॉर्म ऑफ पुश ऐसे फोर्स लगा रखा है, और फिर भी ये ब्लॉक रेस्ट पे है, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है वो खुद रहा है। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, इसको बाद में डील करेंगे। फ्रिक्शन वगैरह को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में बहुत बाद में पढ़ा जाता है, लेकिन अभी के लिए ऐसा समझो, ये इंसान इस ब्लॉक के ऊपर कुछ ऐसे इन दी फॉर्म ऑफ पुश ऐसे फोर्स लगा रहा है,
और ये ब्लॉक रफ सरफेस पे रखा हुआ है और उसने कुछ फोर्स लगाया इन दी फॉर्म ऑफ पुश, और फिर भी ये नहीं हिला। हो सकता है ना, क्योंकि ये खुद रहा है सरफेस। तो ये इंसान इन दी फॉर्म ऑफ पुश इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये इंसान या ये मैन। तो इसका मतलब ये जो ये इन दी फॉर्म ऑफ पुश इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो ये जो फोर्स ये जो मैन इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, ये एक तरह से इसमें मोशन प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। अभी मोशन आया नहीं है, तो ये इन दी फॉर्म ऑफ पुश ये जो मैन इस ब्लॉक के ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये ब्लॉक नहीं हिल रहा क्योंकि ये खुरदरा सरफेस है। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन, इन ब्लॉक, इस ब्लॉक में मोशन प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है लेकिन मोशन नहीं आया है। मतलब ये ब्लॉक रेस्ट पे भी है, अब भी ये ब्लॉक रेस्ट पे है। अब देखो सेकंड केस, बिल्कुल वही ब्लॉक है और वही सरफेस है, रफ मीन्स खुरदरा सरफेस। और इसी लड़के ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, लेकिन अब कुछ ज्यादा फोर्स लगा दिया कि जिसके कारण है ना यहाँ पे स्लिपिंग हो जाएगी। मतलब ऐसे ये जो लड़का है ये मैन इस ब्लॉक को पुश कर रहा था, पहले कुछ कम फोर्स लगा रखा था, इसने ऐसा पाया कि ये तो हिला ही नहीं, तो लेकिन फोर्स तो लगाया था इसने इस डायरेक्शन में इन दी फॉर्म ऑफ पुश। तो इसका मतलब ये लड़का यहाँ पे जो इन दी फॉर्म ऑफ पुश इस ब्लॉक के ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा है, उसके बावजूद भी ये ब्लॉक नहीं हिला क्योंकि ये जो सरफेस है ये खुरदरा है, ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये लड़का इस ब्लॉक में मोशन प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, अभी मोशन आया नहीं है इसमें, और अब इसने कुछ और ज्यादा फोर्स लगाया कि इसने ऐसा पाया कि इस ब्लॉक में मोशन आ गया। कुछ ज्यादा फोर्स लगाने पे मतलब ये एक्सेलरेट कर जाएगा ये ब्लॉक, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। कुछ ज्यादा फोर्स लगाया इससे, यहाँ पे मान लो F1 था, यहाँ पे F2, तो इसने ऐसा पाया कि ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर गया। तो इन दी फॉर्म ऑफ पुश यहाँ पे भी इसने फोर्स लगाया, लेकिन यहाँ पे स्लिपिंग हो गई, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है चलने लग गया, एक्सेलरेट करने लग गया। इसने जो ये इन दी फॉर्म ऑफ पुश फोर्स लगा रखा है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, मोशन इन रियलिटी इस ब्लॉक में प्रोड्यूस हो गया, मतलब ये ब्लॉक मूव करने लग गया, ब्लॉक इन मोशन। ये पहले ब्लॉक आराम से रेस्ट पे रखा हुआ था और खुरदरा सरफेस है, रफ सरफेस, इसने फोर्स लगाना शुरू करा, मतलब इन दी फॉर्म ऑफ पुश, ये फोर्स बढ़ाता गया, ऐसा पाया ये तो मूव कर ही नहीं रहा। तब तक तो ये जो इसका फोर्स है ना मैन का इस ब्लॉक के ऊपर इन दी फॉर्म ऑफ पुश, ये मोशन प्रोड्यूस करने की केवल कोशिश कर रहा है इस ब्लॉक में, अभी तक मोशन प्रोड्यूस नहीं हुआ है। ये फोर्स और बढ़ाता गया, मान लो और बढ़ाता गया, F2 फोर्स लगा रखा है इन दी फॉर्म ऑफ पुश इसी लड़के ने, कि इसने ऐसा पाया कि अब ये ब्लॉक चलने लग गया, मूव करने लग गया इस डायरेक्शन में, ये ब्लॉक मूव करने लग गया। तो इसका मतलब यहाँ पे इन रियलिटी इस लड़के के जो ये फोर्स है, इस लड़के ने जो फोर्स एक्सर्ट कर रखा है इसके ऊपर ब्लॉक के ऊपर इन दी फॉर्म ऑफ पुश, पुश कर रहा है ना ये, तो यहाँ पे तो इसने मोशन में ला दिया इस ब्लॉक को। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है इन दी फॉर्म ऑफ पुश और पुल, यहाँ पे पुश की फॉर्म में पढ़ रहे हैं सबसे पहले फोर्स को, जो कि क्या कर सकता है फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो
ट्राई टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी, यहाँ पे मोशन को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर सकता है फोर्स, और एक्चुअली में मोशन को प्रोड्यूस भी कर सकता है। मतलब यहाँ पे ये ब्लॉक है चलने लग गया, यहाँ पे रेस्ट पे है क्योंकि यहाँ पे इसने कुछ ज्यादा फोर्स लगा रखा है। F2 इज ग्रेटर देन F1, और यहाँ पे इसने ऐसा पाया कि ये ब्लॉक तो यहीं का यहीं पे है, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा इस डायरेक्शन में F1। लेकिन इसने कुछ और ज्यादा फोर्स लगाया इन द फॉर्म ऑफ पुश इस लड़के ने, तो इसने ऐसा पाया कि ये ब्लॉक चलने लग गया, मतलब रेस्ट से मोशन में आ गया, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा इसका मतलब। तो इस लड़के ने जो इन दी फॉर्म ऑफ पुश ये फोर्स लगाया है उसकी वजह से यहाँ पे ब्लॉक मोशन में आ गया, और यहाँ पे ये ब्लॉक को मोशन में लाने की केवल कोशिश कर रहा था। तो अब देखो सेकंड स्टेटमेंट, फोर्स क्या कर सकता है, किसी मूविंग बॉडी को रोक भी सकता है। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट थी, अब सेकंड स्टेटमेंट को देखो। मान लो कोई ब्लॉक है, स्मूथ सरफेस, मतलब बहुत चिकना, जो कि आइडियल सरफेस होता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो, 0, बिल्कुल बिल्कुल चिकना सरफेस। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लॉक मान लो इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से चल रहा है, और अभी तक कुछ नहीं है, ये चलता आ रहा है लगातार। ठीक है, इसी से चलता रहेगा अगर हमने एक्सटर्नली इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया तो इसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चलता आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, चिकना सरफेस है, बिल्कुल कोई फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसी 10 मीटर पर सेकंड से ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में चलता रहेगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, इस ब्लॉक को रोकना है, तो क्या करेंगे हमें, इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे इन दी फॉर्म ऑफ पुश। ये चलता आ रहा था और हमने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाना शुरू कर दिया, तो ये चलेगा तो इसी डायरेक्शन में ये ब्लॉक, लेकिन अब इसकी रफ्तार कम होती जाएगी इस ब्लॉक की, और कम और कम और कम, क्योंकि हमने इन दी फॉर्म ऑफ पुश डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रखा है इस लड़के ने। तो ये इसकी रफ्तार कम होती जाएगी, स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और ये ब्लॉक इसी तरफ मूव करेगा, और ये लड़का भी इसी तरफ मतलब घिसटता जाएगा, ड्रैग होता जाएगा। लेकिन इस लड़के ने इसके ऊपर इन दी फॉर्म ऑफ पुश कुछ फोर्स लगा रखा है, जिसके कारण इस ब्लॉक की रफ्तार कम होती जाएगी। ब्लॉक इसी डायरेक्शन में चलेगा, लेकिन इस ब्लॉक की रफ्तार कम होती जाएगी, क्योंकि ब्लॉक की डायरेक्शन ऑफ मोशन तो इस तरफ हो, इस लड़के ने इन दी फॉर्म ऑफ पुश इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रखा है। तो क्या इसकी रफ्तार कम नहीं होगी, मतलब ब्लॉक रिटार्डेशन होगा ब्लॉक का। तो फाइनली मान लो यहाँ पे आके ये ब्लॉक क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया, और इस लड़के ने इन दी फॉर्म ऑफ पुश ये फोर्स लगाए रखा है। ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन लड़के ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए रखा है, तो इसकी रफ्तार कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, फाइनली यहाँ पे आके रेस्ट पे आ जाएगा। कुछ दूरी बाद, कुछ दूरी ट्रेवल करके ये ब्लॉक तो यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगा। जैसे ही ये ब्लॉक रेस्ट पे आएगा, इस लड़के ने अपना ये फोर्स हटा लेना है, ठीक है, नहीं तो वरना ये फिर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने लग जाएगा। तो ये 10 मीटर पर सेकंड से चला रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में, क्योंकि स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ सकता। तो क्या करा इस लड़के ने, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना शुरू करा इन द फॉर्म ऑफ पुश। तो इसके कारण क्या होगा, ब्लॉक तो इसी तरफ मूव करेगा, लेकिन इसकी रफ्तार कम होती जाएगी, मतलब ब्लॉक रिटार्ड करेगा। तो फाइनली यहाँ पे आके ये ब्लॉक रुक जाएगा। ध्यान रहे इस लड़के ने इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करना जारी रखना है, तो जैसे ही यहाँ पे आके रुक जाएगा तो इस लड़के ने फोर्स को हटा देना है जो कि ये लगा रहा था इस डायरेक्शन में, तो ये यहीं पे रुके रहेगा। तो यहाँ पे फोर्स गेट रिमूव्ड, इस फोर्स को हटा दिया जो कि वो लड़का इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था।
तो यहाँ पे देखो इस केस में क्या हुआ है, फोर्स किसी मूविंग बॉडी को रोक भी सकता है, स्टॉप कर सकता है। चल रही थी कांस्टेंट रफ्तार से इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि चिकना सरफेस है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ सकता। तभी इस लड़के ने इसको इस डायरेक्शन में पुल करना शुरू किया, तो ये ब्लॉक तो इसी तरफ चलेगा, लेकिन ये रिटार्ड होता जाएगा, इसकी रफ्तार कम होती जाएगी, फाइनली यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगा। और जैसे ही रेस्ट पे आया, इस लड़के ने अपना फोर्स ये हटा लिया, तो अभी ये ब्लॉक आराम से यहीं पे रेस्ट पे रखा रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस लड़के ने जो इसके ऊपर इन दी फॉर्म ऑफ पुश जो फोर्स एक्सर्ट करा, उसके कारण एक मूविंग बॉडी रुक गई, स्टॉप होगी यहाँ पे, यहां से यहाँ पे जाके रुक गई। और इसमें एक और एग्जांपल देखो, मान लो ये कोई ब्लॉक है और रफ सरफेस, मतलब खुरदरा जो सरफेस होता है उसके ऊपर रखा हुआ है, मतलब स्मूथ सरफेस नहीं है, कुछ ना कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, खुरदरा सरफेस है। और मैंने इस ब्लॉक को कुछ ऐसे 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके और छोड़ दिया, ठीक है, तो ये ब्लॉक क्या होगा, इसकी ब्लॉक की रफ्तार कम होती जाएगी, ब्लॉक तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन ब्लॉक की रफ्तार लगातार कम होती जाएगी और फाइनली यहां पे आके रुक जाएगा। ऐसा क्यों, किसके कारण ब्लॉक की रफ्तार इसकी कम होती गई और यहाँ पे आके ये रुक गया? क्योंकि ये जो सरफेस है रफ है, तो इस डायरेक्शन में इसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और वही इसकी रफ्तार को लगातार कम करता जाएगा। जैसे ये ब्लॉक यहां से यहां मूव करेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन ने इस मूविंग बॉडी या मूविंग ब्लॉक को रेस्ट में ला दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ने लाया है, क्योंकि ये रफ सरफेस है, तो इसका मतलब फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एक चलती हुई बॉडी को रोक सकती है। जैसे यहाँ पे इस चलते हुए ब्लॉक को किसने रोका है, अकेले काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ने रोका है। इस सरफेस के खुरदरेपन होने के कारण ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ जाके रुक गया कुछ दूरी तय करके, ठीक है। तो ब्लॉक को मोशन इस तरफ और जो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा वो इस तरफ, तो इसका मतलब ब्लॉक की रफ्तार तो लगातार घटती जानी है, ऑब्वियस है ये तो फाइनली यहाँ पे आके रेस्ट पे आ जाएगा। और ये ध्यान रहे, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स होया, चाहे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है चाहे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है, हालांकि हम ये बहुत बाद में पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज में, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स हुआ वो कभी मोशन को अपोज नहीं करता, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है या स्लिपिंग बिटवीन सरफेसेस को अपोज करता है। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन इसकी रफ्तार को घटा रहा है, ये इसके मोशन को अपोज नहीं कर रहा है, एक तरह से लग रहा होगा, लेकिन ये रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक एंड दिस सरफेस, इन दोनों ब्लॉक के रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। मतलब ये काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे क्या चाहता है कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, तो उसके लिए क्या करेगा, ये इसकी रफ्तार को कम करता जाएगा, फाइनली रेस्ट पे आ गया, रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस खत्म। तो कोई भी फ्रिक्शन फोर्स हुआ कभी मोशन को अपोज नहीं करता, रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस को अपोज करता है, मतलब स्लिपिंग बिटवीन सरफेसेस को अपोज करता है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए फोर्स होता क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, इन दी फॉर्म पुश की फॉर्म में भी हो सकती है, पुल की फॉर्म में भी हो सकती है, जो कि किसी बॉडी में मोशन लाने की कोशिश कर सकती है और इन रियलिटी मोशन भी ला सकती है। ये जो इन दी फॉर्म ऑफ पुश इस आदमी ने यहाँ पे और यहाँ पे फोर्स लगाया है, यहाँ पे तो मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है लेकिन मोशन में नहीं आया है ये ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा,
इतना ही, F1 के बराबर, क्योंकि इसने ये पाया कि मैंने कुछ F1 फोर्स लगाया और ये ब्लॉक यहीं का यहीं पे है। तो इसका मतलब ब्लॉक ब्लॉक में ये फोर्स केवल मोशन लाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे मोशन नहीं आया है। और यहाँ पे कुछ ज्यादा फोर्स लगाया इस आदमी ने इस ब्लॉक के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ पुश, और इसने ये पाया कि ये ब्लॉक चलने लग गया, एक्सेलरेट करने लग गया। तो यहाँ पे इस फोर्स की वजह से देखो, इस आदमी ने जो इन दी फॉर्म ऑफ पुश इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, उसकी वजह से ब्लॉक मोशन में आ गया, रेस्ट से मोशन में। और फोर्स क्या कर सकता है, चलती हुई बॉडी को रोक भी सकता है। जैसे कि ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में चल रहा था और चिकना सरफेस था, इस लड़के ने इसके ऊपर इन दी फॉर्म ऑफ पुश इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो इसकी रफ्तार कम होती जाएगी, फाइनली यहाँ पे आके ये ब्लॉक रुक जाएगा। लेकिन जैसे ही रुकेगा ये ब्लॉक, इस लड़के ने अपना फोर्स हटा लेना है ये, तो ये यहीं पे रुका रहेगा। और जैसे कि यहाँ पे ब्लॉक को मैंने 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी देके ऐसे चलता छोड़ दिया, और खुरदरा सरफेस है, तो क्या देखते हैं हमें, कुछ दूरी तय करके मतलब कुछ टाइम बाद में ये ब्लॉक रुक जाता है यहाँ पे आके। ये किसके कारण हुआ है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के कारण। वो इसकी रफ्तार को लगातार कम करता गया है, और काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरफ आएगा, और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी ब्लॉक की वो हमेशा इस तरफ होगी, इस तरफ मूव करता जाएगा। और जो फोर्स होता है वो पुल की फॉर्म में भी हो सकता है। यहाँ पे तो पुश था, पुश पुश पुश, पुल की फॉर्म में भी हो सकता है फोर्स। जैसे मान लो यहाँ पे एक रस्सी है, ठीक है, और ये ब्लॉक है। ये जो इंसान है इस रस्सी को पकड़े हुए है, ठीक है, और इस रस्सी, और ये मान लो ये खुरदरे सरफेस पे रखा हुआ है, रफ सरफेस पे, ये ब्लॉक रफ सरफेस पे रखा हुआ है। यहाँ पे इस ब्लॉक के ऊपर रस्सी बंधी हुई है, और ये इंसान इस रस्सी को पकड़े हुए है, और ये इस रस्सी को ऐसे पुल कर रहा है, मतलब ऐसे खींच रहा है। तो मतलब ये एक तरह से इस रस्सी में टेंशन ले आ रहा है। तो यहाँ पे जो इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स आएगा, टेंशन फोर्स, इस रस्सी में टाइटनेस होने के कारण जो टेंशन फोर्स आएगा, वो कौन ले आ रहा है इस रस्सी में टेंशन, ये लड़का ही तो ले आ रहा है, क्योंकि ये इस रस्सी को ऐसे इस तरफ खींच रहा है। तो ये ब्लॉक के इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो यहाँ पे ये फोर्स इस रस्सी में टेंशन आने के कारण जो इस ब्लॉक के ऊपर एग्जर्ट हुआ है इस डायरेक्शन में, ये क्या है, ये फोर्स इन द फॉर्म ऑफ पुल। मतलब रस्सी है ना, हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर सकती है। इस रस्सी की हेल्प से हम इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ मूव करवा सकते हैं, मतलब पुल कर सकते हैं। रस्सी हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर सकती है। क्या ऐसा कर सकता हूं मैं, सोचो, यहाँ पे रस्सी है, ये इंसान रस्सी को पकड़े हुए है, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा हुआ है आराम से, मतलब ब्लॉक। क्या मैं इस रस्सी की हेल्प से इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में मूव करवा सकता हूँ? नहीं, केवल इस डायरेक्शन में मूव करवा सकता हूँ। मतलब रस्सी की हेल्प से किसी भी ब्लॉक को पुल किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स आएगा, टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टाइटनेस होने के कारण, जो कि स्ट्रिंग में टाइटनेस भी किसकी वजह से आ रही है, क्योंकि ये लड़का इस रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा है, और रस्सी यहाँ पे ब्लॉक के ऊपर बंधी हुई है। तो ये लड़का इस रस्सी को खींचेगा, तो इस रस्सी में टाइटनेस बढ़ती जाएगी, मतलब रस्सी में टेंशन फोर्स बढ़ता जाएगा। और उसके कारण एक ऐसा टाइम आएगा जब इस रस्सी में इतनी टेंशन आ जाएगी, मतलब ये और ज्यादा जोर लगाता रहे लड़का, कि ये ब्लॉक मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है ना, टेंशन फोर्स, ये इन दी फॉर्म ऑफ पुल है। हम पुल कर सकते हैं रस्सी की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को या ब्लॉक को, पुश नहीं कर सकते।
फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा फोर्स का, वो क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, तो m1 L1 T-2। अब देखते हैं यूनिट्स ऑफ फोर्स। इन वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 3 सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं मेरे पास, हमारे पास। फर्स्ट तो होता है एसआई सिस्टम, सेकंड सीजीएस, थर्ड होता है एफपीएस। तो जो फर्स्ट है एसआई सिस्टम, उसमें जो फोर्स की यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, या इसको एन से भी डिनोट करते हैं। मतलब एसआई यूनिट जो होती है ना फोर्स की, वो न्यूटन होती है। और जो एक न्यूटन होता है वो कितना होता है? 1 kg/s²। और जो सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट होता है हमारे पास, सीजीएस सिस्टम, इसमें जो फोर्स की यूनिट होती है सीजीएस सिस्टम में, यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। और जो एक डाइन होता है वो किसके बराबर होता है? 1 ग्राम/सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर। और जो थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट होता है वो होता है एफपीएस। इस एफपीएस सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है वो क्या होती है? पाउंडल। और जो एक पाउंडल होता है वो किसके बराबर होता है? 1 पाउंड/फीट/सेकंड स्क्वायर। और जो एक पॉपुलर रिलेशन है न्यूटन और डाइन में, एक न्यूटन कितना होता है? 10⁵ डाइन के बराबर। ये बहुत पॉपुलर रिलेशन है बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। तो जो 1 न्यूटन होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो एसआई यूनिट फोर्स की न्यूटन होती है, जो कि हम एसआई यूनिट के बारे में ही पढ़ेंगे मोस्टली। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन होती है। और एक न्यूटन 1 kg/s² के बराबर होता है। और जो सीजीएस यूनिट होती है फोर्स की, वो डाइन होती है। एक डाइन 1 ग्राम/सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। और जो एफपीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है वो होती है पाउंडल। एक पाउंडल होता है 1 पाउंड/फीट/सेकंड स्क्वायर। और न्यूटन और डाइन में ये रिलेशन है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। अब हम कुछ ग्रेविटेशनल या प्रैक्टिकल यूनिट्स देखते हैं फोर्स की। ग्रेविटेशनल यूनिट्स बोल दो, या प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ ए फोर्स। मान लो ये ग्राउंड है, अर्थ सरफेस है।
और नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतनी होती है। ठीक है, ये हमारा अर्थ सरफेस है या ग्राउंड बोल दो। तो नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होती है और वो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर ध्यान रहे नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ, नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब ज्यादा से ज्यादा ये मान लो ग्राउंड से 10 किलोमीटर ऊपर तक हम ऐसा मान सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है, कोई खास डिक्रीज नहीं आता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। तो जो फर्स्ट ग्रेविटेशनल यूनिट है या प्रैक्टिकल यूनिट है फोर्स की, वो एसआई सिस्टम में है। और वो क्या है? 1 kg वेट। ये है एसआई सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट बोल दो या प्रैक्टिकल यूनिट बोल दो फोर्स की, 1 kg वेट। अब सोचो 1 kg वेट क्या होता है। मान लो यहां पे 1 किलो मतलब 1 kg मास की बॉल है, ठीक है, तो उसके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा? m इंटू में जी, तो मास 1 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना लग रहा होगा ना। तो 1 kg वेट कितना हो गया? 1 kg इंटू में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 9.8 को आगे ले आओ, 9.8 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना होता है 1 kg वेट। और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये क्या होता है? न्यूटन। तो इसका मतलब 1 kg वेट वो 9.8 न्यूटन के बराबर होती है। और जो सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम में जो प्रैक्टिकल यूनिट बोल दो या जो ग्रेविटेशनल यूनिट होती है फोर्स की, वो होती है 1 ग्राम वेट। 1 ग्राम वेट सोचो क्या होता है। मान लो ये अर्थ सरफेस है, नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में बदलो, मतलब सीजीएस सिस्टम में बदलो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, और ये आएगी 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों ही सेम बात है, सेम वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे सोचो क्योंकि सीजीएस सिस्टम में बात हो रही है, तो 1 ग्राम मास की बोल लो तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा जो कि अर्थ लगाएगी अपनी तरफ से, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी ना इस 1 ग्राम बोल के ऊपर, वो कितना लगाएगी? mg। मास तो इसका कितना है? 1 ग्राम। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है ना, यही 1 ग्राम वेट है, इसी को 1 ग्राम वेट बोलते हैं। तो 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा 1 ग्राम वेट। तो ये क्या होता है? डाइन होता है। तो ये कितना हो गया? 980 डाइन। और डाइन क्या होती है? फोर्स की यूनिट सीजीएस सिस्टम में। और सीजीएस सिस्टम में फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है? 1 ग्राम वेट। और 1 ग्राम वेट 980 डाइन के बराबर होता है। थर्ड है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में देखो ग्रेविटेशनल यूनिट या प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? वो होती है 1 पाउंड वेट। 1 पाउंड वेट मतलब मान लो ये अर्थ सरफेस है,
और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दो या 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दो, बात एक ही है। लेकिन अब मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एफपीएस सिस्टम में चाहिए। तो ये आती है 32.152 फीट पर सेकंड स्क्वायर, इतनी आती है। तो 1 पाउंड वेट देखो क्या होता है नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ। मान लो एक बॉल है जिसका मास कितना है 1 पाउंड, ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा इस बॉल के ऊपर, अर्थ जो लगा रही होगी, जो अर्थ एक्सर्ट कर रही होगी, वो कितना होगा mg, मास 1 पाउंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 32.152 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 पाउंड वेट क्या होता है कि नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ, मान लो 1 पाउंड की बॉल है, 1 पाउंड वेट क्या होता है नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ, मान लो 1 पाउंड वेट बॉल है, तो उसके ऊपर एफपीएस सिस्टम में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है अर्थ की वजह से, तो वो कितना आ गया 32.152 पाउंड फीट पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो पाउंड फीट पर सेकंड स्क्वायर क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है एफपीएस सिस्टम में, और उसको बोलते हैं पाउंडल। तो 32.152 पाउंडल। तो ग्रेविटेशनल यूनिट्स बोल दो या प्रैक्टिकल यूनिट्स बोल दो, फोर्स की तीन होती हैं। 1 kg वेट कितना होता है 9.8 न्यूटन, 1 ग्राम वेट 980 डाइन, 1 पाउंड वेट वो होता है 32.152 पाउंडल के बराबर। तो पहली ग्रेविटेशनल यूनिट ये है, सेकंड ग्रेविटेशनल यूनिट या प्रैक्टिकल यूनिट ये है, और थर्ड ग्रेविटेशनल या प्रैक्टिकल यूनिट ये है। ये एसआई सिस्टम में है, ये सीजीएस में, और ये एफपीएस में। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आई है ना नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होती है, उसको मैं चाहे 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दूं, बात एक ही है। चाहे मैं 32.152 फीट पर सेकंड स्क्वायर बोल दूं। वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेज, फोर्सेज के वेरियस टाइप्स जो कि हमें अक्सर इस जो यूनिट है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसमें हमें देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग। मतलब कोई रस्सी होगी हमारे पास, उसमें टेंशन फोर्स कैसे आता है या टेंशन कैसे आती है। तो सबसे पहली बात तो ये एक पुलिंग फोर्स है। मतलब रस्सी की हेल्प से हम हमेशा किसी चीज को पुल कर सकते हैं, पुश कभी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हम ये देखो कि जो हम रस्सी लेंगे ना, स्ट्रिंग लेंगे, कंप्लीट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जहां पे भी हमें रस्सी दिखाई देगी वो मासलेस होगी। मासलेस मतलब बहुत ही ज्यादा हल्की। कैसी रस्सी, जिसका मास 0 है या बहुत ही ज्यादा हल्की, लाइट स्ट्रिंग भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, जैसे धागा होता है ना, वो बहुत ज्यादा हल्का होता है। तो कुछ वैसी वैसी अगर फील करना चाहो तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमें धागे को ही लेंगे एज ए स्ट्रिंग, या मतलब ऐसी रस्सी लेंगे जिसका मास कितना होगा 0 या बहुत ही ज्यादा हल्की होगी जैसे धागा होता है। तो सबसे पहले अब ये देखो कि रस्सी में टेंशन कब आती है कब नहीं आती।
मान लो मैंने मासलेस स्ट्रिंग ली है, जैसे धागा होता है, उस धागे को मैंने यहाँ पे छत से बांधा और ऐसे लटका दिया। ये क्या है? धागा, मासलेस स्ट्रिंग, क्योंकि धागा बहुत हल्का होता है ना। तो यहाँ पे आराम से धागा लटका हुआ है, स्ट्रेट है बिल्कुल। रस्सी को, इस धागे को मैंने यहाँ से बांधा हुआ है, या इस मासलेस स्ट्रिंग को, और ऐसे ये धागा लटक रहा है आराम से, बिल्कुल बिल्कुल यही सिचुएशन है। अब यहाँ पे आप चेक कर लेना, धागे को ऐसे यहाँ पे उंगली से टच करोगे ना, तो धागे में कहीं पे भी कोई टाइटनेस नहीं मिलेगी, मतलब नो टेंशन इन स्ट्रिंग या धागा। ये धागा स्ट्रेट तो है, लेकिन इसमें कोई टाइटनेस नहीं मिलेगी, ये धागा टाइट नहीं है। तो इसका मतलब स्ट्रिंग में कहीं पे भी कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन अब मैंने क्या किया, इसी धागे से मैंने मान लो 1 kg का ब्लॉक लटका दिया। और ये ध्यान रहे, हम ये जहां पे जो स्ट्रिंग लेके चलेंगे ना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जो भी स्ट्रिंग देखेंगे आगे, वो पहली बात तो मासलेस होगी, या मतलब बहुत हल्की जैसे धागा होता है। और वो जो स्ट्रिंग होगी वो टूटेगी नहीं, कभी भी नहीं टूटेगी। मतलब बहुत हल्का धागा हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में लेके चलेंगे, जिसको मासलेस स्ट्रिंग बोलेंगे। और चाहे हम उसको कितना भी खींच ले, मतलब उसमें चाहे कितनी भी टेंशन लेके आ जाए हम, वो कभी टूटेगा नहीं धागा, ठीक है? या वो मासलेस स्ट्रिंग ऐसा मान के चलेंगे। मतलब बहुत बहुत ज्यादा टेंशन भी वो मतलब सहन कर सकता है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कभी हमारी स्ट्रिंग या धागा टूटेगा नहीं। तो वैसे तो यहाँ पे धागा है, उसको 1 kg वेट लटका दिया, मतलब 1 kg मास का कोई ब्लॉक लटका दिया, तो ये धागा टूटेगा नहीं, ये हम ऐसा मान के चलेंगे। चाहे मैं 100 kg का लटका दूं यहाँ पे, वैसे तो 10 kg का लटकाता हूं मैं अगर धागे पे, यहाँ पे तो 1 kg लटका रखा है, तो ऐसा आप सोच सकते हो कि भाई नहीं टूटे। लेकिन यहाँ पे 10 kg का लटकाऊं अगर मैं, तो धागा तो इन रियलिटी अगर बात की जाए तो टूट जाता है ना। लेकिन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जो हम मासलेस स्ट्रिंग लेके चलेंगे, या बहुत हल्की स्ट्रिंग जैसे धागा होता है, ऐसा मान के चलेंगे कि वो कभी भी नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग थी या जो धागा था, वो लटका हुआ था, आराम से स्ट्रेट था बिल्कुल। लेकिन उसमें कोई टेंशन नहीं थी, मतलब कहीं पे भी हमने यहाँ पे उंगली से धागे को टच किया, कहीं पे भी धागा हमें टाइट महसूस नहीं हुआ। लेकिन इस धागे को के नीचे मैंने 1 kg का ब्लॉक बांध दिया, ठीक है? और मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इस ब्लॉक को देखो, इस ब्लॉक के ऊपर मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा mg, 10 न्यूटन। m इंटू में जी, 10 एकम 10, 10 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स mg। और ये ब्लॉक आराम से लटका हुआ है, तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो कोई ऊपर की तरफ भी इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, कितना? 10 न्यूटन, ठीक है? तो वो कौन अप्लाई कर सकता है? ये स्ट्रिंग ही तो अप्लाई कर सकती है, क्योंकि ये स्ट्रिंग से आराम से बंधा हुआ है, 1 kg का ब्लॉक है, तो 10 न्यूटन तो नीचे mg फोर्स आ गया। तो ये स्ट्रिंग इस 1 kg ब्लॉक के ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगी। मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसे ब्लॉक को पुल कर रही है ऊपर की तरफ 10 न्यूटन फोर्स से ही, तभी तो ये रेस्ट पे है हमारा ब्लॉक। और क्योंकि हमारी स्ट्रिंग क्या है? लाइट, तो हर जगह एवरीवेयर ऑन स्ट्रिंग, एवरीवेयर ऑन स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है? मासलेस। इसकी वजह से स्ट्रिंग के ऊपर हर जगह टेंशन, या जिसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ टाइटनेस, कि धागा या जो हमारी रस्सी है मासलेस, उसमें कितनी हद तक टाइटनेस है, किस किस हद तक हमारा धागा टाइट है।
तो अगर स्ट्रिंग क्या होगी, मासलेस, जो कि हम लेके भी चलेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हर जगह है, तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, हर जगह पे धागे के ऊपर हर जगह पे टाइटनेस है ना वो सेम मिलेगी, या जो टेंशन है जिसको बोलते हैं वो क्या होगी, विल बी सेम। तो यहाँ पे भी मासलेस स्ट्रिंग है लेकिन 1 kg ब्लॉक लटका हुआ है, आराम से रेस्ट पे है। तो इसका मतलब इस रस्सी में हर जगह 10 न्यूटन टेंशन फोर्स डेवलप होगी हर जगह। मतलब अगर हम हाथ लगा के देखेंगे ना तो रस्सी यहाँ पे टाइट नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे नीचे कुछ नहीं लटका हुआ था, रस्सी या जो धागा स्ट्रेट था जस्ट, लेकिन उसमें टेंशन हर जगह जीरो थी, कोई हमें टाइटनेस महसूस नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे टाइटनेस महसूस होगी, हर जगह सेम टाइटनेस मिलेगी हमें, रस्सी की जो डिग्री ऑफ टाइटनेस है ना हर जगह सेम मिलेगी। मतलब टेंशन हर जगह इस धागे में सेम होगी 10 न्यूटन। ये धागा छत के ऊपर भी बंधा हुआ है, तो ये छत को भी पुल कर रहा होगा 10 न्यूटन फोर्स से ही, ठीक है, क्योंकि हर जगह टेंशन सेम होनी है, क्योंकि हम मासलेस स्ट्रिंग लेके चलेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस में इस मासलेस स्ट्रिंग या धागे में हर जगह टेंशन कितनी होगी, 10 न्यूटन। चाहे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह टेंशन 10 न्यूटन होगी। और ये धागा इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुल कर रहा है 10 न्यूटन टेंशन फोर्स से, और यही धागा इस छत के ऊपर भी फोर्स लगा रहा है और छत को पुल कर रहा है नीचे की तरफ 10 न्यूटन फोर्स से। अब मान लो मैंने 1 kg के बजाय 2 kg का वेट लटका दिया, मतलब 2 kg मास का ब्लॉक लटका दिया, और स्ट्रिंग हमने ऐसी ले रखी है कंप्लीट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, जो कभी टूटेगी नहीं। चाहे यहाँ पे 200 kg लटका दो, चाहे 400 kg, वैसे वास्तविकता में तो टूट जाती है, लेकिन हम ऐसा मान के चलेंगे कि वो कभी भी नहीं टूटेगी, और बहुत हल्की रस्सी है जैसे धागा होता है, मास लेस स्ट्रिंग लेके चलेंगे। तो 2 kg लटका दिया तो 20 न्यूटन mg फोर्स तो यहाँ पे आएगा इस ब्लॉक के ऊपर, और ये धागा आराम, मतलब सॉरी, ये जो ब्लॉक है आराम से रेस्ट पे है, लटका हुआ है इस रस्सी के सहारे से। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ 20 न्यूटन फोर्स और आएगा, जो कि ये रस्सी ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट कर रही होगी। यह रस्सी इस ब्लॉक को 20 न्यूटन से ऊपर की तरफ पुल कर रही होगी, और क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग है तो हर जगह इस रस्सी में टेंशन सेम रहनी है। यहाँ पे 20 न्यूटन है तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह 20 न्यूटन। तो यही मासलेस स्ट्रिंग या धागा इस छत को भी नीचे की तरफ पुल कर रहा होगा 20 न्यूटन फोर्स से ही। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में रस्सी में, जो कि मासलेस रस्सी है, धागा जैसे होता है, हर जगह टेंशन सेम है, और वो कितनी है, 20 न्यूटन। आप महसूस भी कर सकते हो, वही धागा यहाँ पे है, वही धागा यहाँ पे है। यहाँ पे 1 kg मास लटका रखा है, यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक है। तो यहाँ पे टच करोगे तो आपको टाइटनेस तो बिल्कुल महसूस होगी, लेकिन कम, किसके मुकाबले, यहाँ के मुकाबले। यहाँ पे अगर रस्सी को टच करोगे ना तो यहाँ पे रस्सी में टाइटनेस ज्यादा महसूस होगी इससे, इस पर्टिकुलर केस से। मतलब यहाँ पे रस्सी में टेंशन यहाँ से ज्यादा है। तो एक तरह का टेंशन जो स्ट्रिंग में आती है वो पुलिंग फोर्स हो सकता है, पुलिंग फोर्स होता है। यहाँ पे इस मासलेस स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे हर जगह 10 न्यूटन है, यहाँ पे हर जगह 20 न्यूटन है, यहाँ पे टेंशन ज्यादा है यहाँ से। तो यहाँ पे अगर मैं इसको टच करूंगा रस्सी को, यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर केस में ज्यादा टाइट महसूस होगी रस्सी यहाँ के मुकाबले। टाइट तो यहाँ पे भी है रस्सी, लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा टाइट महसूस होगी रस्सी। और यहाँ पे तो इसमें कोई टाइटनेस तो है ही नहीं, मतलब रस्सी में कोई, या इस धागे में कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सेकंड जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स।
ये भी एक तरह का पुलिंग फोर्स है, ऐसा मान सकते हैं। जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मान लो एक पॉइंट मास यहाँ पे है m1 और दूसरा पॉइंट मास यहाँ पे है m2, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन उसके अकॉर्डिंग क्या है, मान लो इनके बीच की जो सेपरेशन है वो है r। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि ये m1 फोर्स, m1 जो पॉइंट मास है ये इस m2 पॉइंट मास के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मतलब m1 m2 को अट्रैक्ट करेगा बाय फोर्स F, और ऐसे ही m2 m1 को अट्रैक्ट करेगा बाय सेम फोर्स F। मैग्नीट्यूड के हवाले से बात की जाए तो ये जो m1 m2 को अट्रैक्ट करेगा, या जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इस m1 की वजह से m2 के ऊपर जो अप्लाई होगा इस डायरेक्शन में F होगा, और m2 पॉइंट मास की वजह से जो m1 पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन तो अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। और ये कितना होता है जी m1 m2 बाय में r स्क्वायर। जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स को पुलिंग फोर्स क्यों बोला गया है, ये m1 पॉइंट मास m2 पॉइंट के मास के ऊपर इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि एक तरह से हम अगर सोचने पे आए तो m1 m2 के ऊपर पुलिंग फोर्स लगा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। m1 m2 को अट्रैक्ट करेगा बाय फोर्स F, m2 m1 के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में F। और अगर हम सिंपल एग्जांपल लें तो मान लो ये अर्थ है हमारी, अर्थ का मास me है और रेडियस ऑफ अर्थ re है, ठीक है। ये क्या है हमारी अर्थ। अर्थ सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिस ब्लॉक का मास है m, ठीक है। तो इस ब्लॉक के ऊपर ये जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि ये अर्थ इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करेगी उसकी डायरेक्शन तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगी, ये रही। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, जी एम या मास ऑफ अर्थ, और फिर ये सेकंड मास आ जाएगा डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। जब हमारा ब्लॉक अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ तब ध्यान रहे। और जो ये जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर की वैल्यू आती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दे, मास ऑफ अर्थ जितना होता है उसकी वैल्यू पुट कर दें, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट कर दें, तो इसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मींस ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है ये नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। नियर सरफेस ऑफ अर्थ, अगर रियलिटी में बोलूं तो ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि क्या है जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी एम ई बाय में आर ई स्क्वायर है, जो कि नियर दी मतलब ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ है। और मान लो ये ग्राउंड है, अर्थ सरफेस है, ठीक है। और अर्थ के नियर मतलब नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ है।
लेकिन अगर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ की बात की जाए, मतलब अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर तक हम ऐसा मान सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई खास डिक्रीज नहीं आएगा। मतलब नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। तो यही ब्लॉक मान लो अर्थ सरफेस की बजाय नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है, तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगेगा, mg। क्योंकि ये सोचो, ये तो क्या किसकी वैल्यू आई थी, g की वैल्यू आई थी ना, और m इंटू में g, तो इसका मतलब mg लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दिस ब्लॉक, जिस ब्लॉक का मास m है और जो कि नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ है, और नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक तरह का पुलिंग फोर्स बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि ये अर्थ इससे ब्लॉक को पुल कर रही है एक तरह से टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, या जो mg फोर्स लगाई हुई है ग्रेविटेशनल फोर्स, जब हमारा ये ब्लॉक नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है, तो एक तरह से ये पुलिंग फोर्स ही है। और ये वास्तविकता में क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दिस ब्लॉक ड्यू टू अर्थ, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। नेक्स्ट देखो, थर्ड जो फोर्स है वो है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है ये देखते हैं अब हम। बिल्कुल सिंपलेस्ट केस देखते हैं, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। मान लो एक ब्लॉक है, उसका मास m है, ये अर्थ सरफेस पे या ग्राउंड पे आराम से रेस्ट के ऊपर रखा हुआ है, रेस्ट पे आराम से रखा हुआ है, और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है g, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, कैलकुलेशंस आसान हो जाए, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g को 9.8 की बजाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये ब्लॉक है जिसका मास m है, ये रेस्ट पे आराम से यहाँ पे रखा हुआ है इस ग्राउंड के ऊपर। तो इसके ऊपर देखो, एक तो mg फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये आराम से रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो सरफेस है ना, ग्राउंड की सरफेस है, वो इस ब्लॉक के बॉटम सरफेस के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में इतना ही फोर्स लगा रही होगी, और वो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। मतलब नॉर्मल रिएक्शन होता है वो क्या होता है, एक तरह का पुशिंग फोर्स होता है, पुशिंग फोर्स। ये m मास का ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर आराम से रखा हुआ रेस्ट पे है, तो एक इस ब्लॉक के ऊपर एक तो mg लगेगा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अर्थ इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रही है ना mg टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है, और ये बिल्कुल रेस्ट पे आराम से इस ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ भी इसके ऊपर इतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगना चाहिए। तो वो कौन लगा सकता है, सोचो, ये जो ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड की ये जो सरफेस है, वो इस ब्लॉक के बॉटम पे ऊपर की तरफ mg फोर्स लगाएगी। तो एक तरह से ग्राउंड इस ब्लॉक को पुश कर रहा है ऊपर की तरफ बाय दिस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर ग्राउंड के द्वारा। अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग देखें, वैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने अभी पढ़ा नहीं है, सेकंड लॉ भी नहीं पढ़ा ना फर्स्ट लॉ,
लेकिन इसके बारे में पता लगाना जरूरी है। तो न्यूटन थर्ड लॉ अगर जानते हो तो क्या हो रहा होगा, ये जो ग्राउंड है ये इस ब्लॉक के बॉटम के ऊपर ऊपर की अपवर्ड डायरेक्शन में N1 नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, जो कि जिसका मैग्नीट्यूड mg के बराबर ही है, क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट पे है आराम से। तो एक्शन रिएक्शन देखें अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये ब्लॉक का जो बॉटम है ना वो भी इस ग्राउंड के ऊपर N1 रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा। ये तो ग्राउंड का एक्शन था, जो कि नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन ब्लॉक, ग्राउंड का एक्शन था ना ब्लॉक पे, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन ब्लॉक। अब ब्लॉक का सरफेस भी तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग उसी ग्राउंड के सरफेस पे रिएक्शन फोर्स लगाएगा ना, एक्शन रिएक्शन। तो ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय बॉटम ऑफ द ब्लॉक ऑन ग्राउंड, ग्राउंड के इस सरफेस पे। तो ये जो बॉटम ऑफ द ब्लॉक है वो भी इस ग्राउंड को पुश कर रहा है N1 नॉर्मल रिएक्शन से, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, mg के बराबर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। इसको N2 भी बोल सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बाय बॉटम ऑफ द ब्लॉक ऑन ग्राउंड डाउनवर्ड उतने ही मैग्नीट्यूड की, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है और ये भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ब्लॉक के ऊपर है ग्राउंड की वजह से, और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ग्राउंड पे है ब्लॉक के बॉटम की वजह से। तो जो ये ग्राउंड है वो इस ब्लॉक को पुश कर रहा है ऊपर की तरफ N1 नॉर्मल रिएक्शन से mg, इसका मैग्नीट्यूड यही आएगा ना क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे है। और बदले में न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये जो ब्लॉक का जो बॉटम है वो ग्राउंड के इसी हिस्से को पुश कर रहा है बाय दिस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। N2 भी किसके बराबर होगा, mg के बराबर, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये होता है नॉर्मल रिएक्शन, उसका सिंपलेस्ट एग्जांपल। फोर्स जो टाइप है फोर्स का वो है फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो ये क्या होता है, इट इज ऑलवेज, इट एक्ट्स ऑलवेज, ये एक्ट करता है ऑलवेज टेंजेंट टू कॉन्टैक्ट सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के टेंजेंट डायरेक्शन में। और जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो दो तरह का होता है, हालांकि इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जब हम वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस को डिस्कस कर रहे हैं तो इसके बारे में कुछ पता होना जरूरी है। दो तरह का होता है फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स चाहे वो स्टैटिक हो या काइनेटिक हो, ये कब आता है, जब दो सरफेसेस के बीच में कुछ रफनेस हो, मतलब व्हेन टू सरफेसेस आर रफ,
या कोई एक भी रफ हो तो भी आ सकता है फ्रिक्शन फोर्स। तो दो टाइप होते हैं फ्रिक्शन फोर्स के, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये होता है सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। मतलब इसकी कोई एक वैल्यू नहीं होती, इसकी वैल्यू जीरो से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स तक हो सकती है। हालांकि इनको हमें बाद में पढ़ेंगे, अभी समझ में नहीं आएगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन कब आता है? when there is only tendency, केवल टेंडेंसी हो ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस, सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन या स्लिपिंग की टेंडेंसी हो तभी आता है। मतलब रिलेटिव मोशन ना हो या स्लिपिंग ना हो, लेकिन रिलेटिव मोशन या स्लिपिंग बिटवीन टू सरफेसेस की केवल टेंडेंसी हो, तब आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू मतलब एक ही होती है, एक का मतलब यूनिक है, और वो होती है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसकी वैल्यू क्या होती है? वन, या यूनिक, या ऐसा बोल सकते हैं फिक्स होती है। और ये कब प्ले में आता है काइनेटिक फ्रिक्शन? व्हेन देर इज रिलेटिव मोशन या स्लिपिंग बिटवीन टू सरफेसेस, जब वास्तविकता में दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो या दो सरफेसेस के बीच में स्लिपिंग हो रही हो, तब कौन प्ले में आता है? काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। और चाहे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स हुआ, चाहे स्टैटिक या काइनेटिक, नोट की अगर बात की जाए, नोट करना हो कुछ, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोज रिलेटिव मोशन भी बोल सकते हैं, या स्लिपिंग। दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन या स्लिपिंग को हमेशा अपोज करता है बिटवीन टू सरफेसेस। मोशन को कभी अपोज नहीं करता फ्रिक्शन फोर्स, रिलेटिव मोशन या स्लिपिंग बिटवीन टू सरफेसेस उसको अपोज करता है। तो अगर इसको एग्जांपल की हेल्प से अगर समझाया जाए अभी के लिए, तो मान लो ये 2 kg का ब्लॉक है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.2। ठीक है, मतलब ये जो सरफेस है ये रफ है, और इसके ऊपर मैंने 2 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करा एक्सटर्नल, तो 2 दूनी 4, मतलब लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितने न्यूटन होगी इस पर्टिकुलर केस में? 4 न्यूटन। और जो हमने फोर्स एक्सर्ट करा है वो 2 न्यूटन है, जो कि 4 न्यूटन से कम है। तो इसका मतलब ये ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा। तो इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, और उसकी वैल्यू भी क्या होगी? 2 न्यूटन। अगर काइनेट मतलब यहां पे इन दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है या स्लिपिंग नहीं है, केवल स्लिपिंग या रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है, क्योंकि मैंने बाहर से एक्सटर्नली फोर्स लगा रखा है 2 न्यूटन, जो कि 4 न्यूटन से कम है। अगर 4 न्यूटन भी हुआ तो भी ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। मतलब अगर ये जो फोर्स 4 न्यूटन या 4 न्यूटन से कम हो, तो
ये ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा, मतलब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, जितना फोर्स अप्लाई करूंगा उतना ही इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। अगर ये फोर्स 4 न्यूटन या उससे कम है, जो कि है भी, तो 2 न्यूटन अप्लाई किया तो इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन आ गया। लेकिन कुछ फोर्स अप्लाई कर रखा है, ये रेस्ट पे भले ही हो, ठीक है, मतलब इन दोनों सरफेसेस के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, लेकिन स्लिपिंग की टेंडेंसी है, या इन दोनों सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन की केवल टेंडेंसी है। तो जब रिलेटिव मोशन या स्लिपिंग होने की टेंडेंसी हो बिटवीन सरफेसेस, तो वहां पे आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एडजस्टेबल होती है, कोई एक नहीं होती। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से 4 न्यूटन कितनी भी हो सकती है। और अगर इसी केस की मैं बात करूं, वही 2 kg का ब्लॉक उसी सरफेस पे रखा हुआ है जहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, मतलब ये रफ सरफेस है। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होता ना, तो ये सरफेस स्मूथ हो जाता। और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 2 दूनी 4 न्यूटन आएगी। मान लो मैंने यहाँ पे एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई कर दिया 4 न्यूटन से ज्यादा कुछ भी, जैसे कि 6 न्यूटन अप्लाई कर दिया। 6 न्यूटन तो 4 न्यूटन से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये ब्लॉक पक्का एक्सलरेट हो जाएगा। मतलब इन रियलिटी इन दोनों सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा, मतलब स्लिपिंग हो जाएगी, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सलरेट हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 4 न्यूटन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, फिक्स होती है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर केस में 4 न्यूटन ही होगी। तो 6 में से 4 गए 2, 2 भाग में 2 1, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस ब्लॉक का एक्सलरेशन आ जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में एक्सलरेट कर जाएगा ब्लॉक, रेस्ट से एक्सलरेट कर जाएगा। और ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे वास्तविकता में बिटवीन सरफेसेस रिलेटिव मोशन है, स्लिपिंग मोशन है, ठीक है। और यहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं है और ना स्लिपिंग है बिटवीन सरफेसेस। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा, क्योंकि 2 न्यूटन फोर्स 4 न्यूटन से कम है, मतलब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। अगर केवल है तो वो क्या है, इन सरफेसेस के बीच में केवल टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन की, या स्लिपिंग बिटवीन सरफेसेस की टेंडेंसी है। ये ब्लॉक एक्सलरेट नहीं कर रहा है इस केस में, इसलिए यहाँ पे मतलब इन सरफेसेस के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है या रिलेटिव मोशन नहीं है, केवल टेंडेंसी है। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। और यहाँ पे एक्चुअली इन सरफेसेस के बीच में स्लिपिंग है, क्योंकि ये तो ग्राउंड है, ये ब्लॉक एक्सलरेट कर जा रहा है, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। और देख सकते हो काइनेटिक, मतलब कोई भी फ्रिक्शन हो जाता है स्टैटिक या काइनेटिक, उसकी डायरेक्शन क्या है, टेंजेंट टू कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस तो ये हो गया ना, उसके टेंजेंट है। ये जो फ्रिक्शन है अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा, लेकिन इसको अभी के लिए बताना जरूरी था। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो। अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, मीन्स नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, देन इफ इनिशियली, अगर शुरुआत से ही बॉडी रेस्ट पे थी, एट रेस्ट, देन इट विल रिमेन्स एट रेस्ट।
अगर किसी बॉडी के ऊपर या किसी ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, अगर वो शुरुआत से ही वो ब्लॉक या बॉडी रेस्ट पे थी तो वो हमेशा रेस्ट पे बनी रहेगी। एक तो स्टेटमेंट ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ की। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी या ब्लॉक के ऊपर जीरो है, इफ इनिशियली इट वाज मूविंग विद सम वेलोसिटी, अगर नेट फोर्स किसी ब्लॉक के ऊपर या बॉडी के ऊपर जीरो है, अगर वो शुरुआती किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो देन क्या होगा, इट विल रिमेन मूविंग विद सेम कांस्टेंट वेलोसिटी। और अच्छे से अगर समझा जाए तो क्या है, किसी ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स अगर जीरो है और अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी ब्लॉक की, मतलब इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे था, या अगर कोई बॉडी इनिशियली क्या थी, रेस्ट पे थी, तो ऑलवेज वो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है न्यूटन फर्स्ट लॉ की, अगेन इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, इफ इनिशियली बॉडी या कोई ब्लॉक मूव कर रहा था वो विद सम वेलोसिटी, ठीक है, तो क्या है, देन इट विल रिमेन ऑन मूविंग, वो मूव करता रहेगा, विल रिमेन मूविंग विद सेम कांस्टेंट वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी से। अगर यहाँ पे इसका एग्जांपल देखा जाए, किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है और इनिशियली वो बॉडी रेस्ट पे थी, तो वो बॉडी हमेशा रेस्ट पे रहेगी। एक तो स्टेटमेंट ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ की। मतलब मान लो कोई ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक मान लो, चाहे रफ सरफेस ही क्यों ना हो, चाहे स्मूथ हो चाहे रफ हो, ये इनिशियली रेस्ट पे था, आराम से यहाँ पे रखा हुआ है। और अब देखो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो भी है, क्योंकि एक तो इसके ऊपर 20 न्यूटन आएगा mg, और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ द ब्लॉक, ऊपर की तरफ, वो कितना आएगा, 20 न्यूटन ही आएगा। तो नेट फोर्स तो जीरो है और शुरुआती आराम से ये रेस्ट पे ये ब्लॉक इस ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ था, ठीक है, तो हमेशा ये इस यहीं पे रेस्ट पे रखा रहेगा, आराम से यहीं पे इस ग्राउंड के ऊपर हमेशा यहीं पे रखा रहेगा। अगर इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, जो कि यहाँ पे है भी, mg 20 न्यूटन, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, मैंने यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्केयर लिया है। इनिशियली ये आराम से रेस्ट पे रखा हुआ था और मैंने कुछ नहीं किया एक्सटर्नली इसके ऊपर, तो नेट फोर्स तो इसके ऊपर जीरो है ना, 20 mg और 20 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ द ब्लॉक, तो ये रेस्ट पे ही रखा रहेगा आराम से। और सेकंड केस देखो, मान लो कोई ब्लॉक इनिशियली कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, मान लो यही ले लो 2 kg ब्लॉक, लेकिन यहाँ पे स्मूथ सरफेस लिया मैंने, मतलब कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ सकता, चिकना है ये सरफेस, जो आइडियल सरफेस होता है एक। तो मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में चल रहा था और एक्सटर्नली मैंने इसके ऊपर कुछ नहीं किया और ये स्मूथ सरफेस के ऊपर चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसके ऊपर फोर्सेस देखो कैसे कैसे आएंगे। एक तो 20 न्यूटन आएगा हमेशा mg, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक बाय अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ ब्लॉक, जो कि हमेशा ऊपर की तरफ होगा, 20 न्यूटन होगा।
तो नेट फोर्स तो इसके ऊपर जीरो है। क्यों हमेशा जीरो ही रहेगा इसके ऊपर नेट फोर्स? क्योंकि ये जो सरफेस है ना ग्राउंड, ये क्या है, स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है। तो ये हमेशा इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से ही चलता रहेगा, इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड से इसी डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। क्योंकि इनिशियली ये चल रहा था ना 10 मीटर पर सेकंड से, और इसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा जीरो रहना है। तो इसका मतलब अगर एफ नेट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए ब्लॉक या बॉडी जीरो, अगर इनिशियली वो चल रहा है तो वो हमेशा उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, मतलब इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और जो कि कितनी आएगी, 10 आई कैप। मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इस पर्टिकुलर केस में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 आई कैप, मीन्स कांस्टेंट, क्योंकि नेट फोर्स जीरो रहेगा। और न्यूटन सेकंड लॉ का अगर थोड़ी देर के लिए सहारा लें तो नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी या ब्लॉक जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो जीरो होने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन विद कांस्टेंट स्पीड। फिर यहाँ पे भी एक तरह से एक्सेलरेशन जीरो है ब्लॉक का, लेकिन इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे था। और एक्सेलरेशन ब्लॉक का जीरो क्यों है, क्योंकि नेट फोर्स ब्लॉक के ऊपर जीरो है, तो ये हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा आराम से। यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर ये ब्लॉक खड़ा रहेगा, आराम से रखा रहेगा। तो ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन। अगर नेट फोर्स किसी ब्लॉक या बॉडी के ऊपर जीरो है, अगर इनिशियली बॉडी रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे बनी रहेगी। सेकंड स्टेटमेंट न्यूटन फर्स्ट लॉ की, नेट फोर्स अगर बॉडी या ब्लॉक के ऊपर जीरो है, तो अगर इनिशियली बॉडी किसी वेलोसिटी से चल रही थी जो कि 10 मीटर पर सेकंड या 10 आई कैप से चल रही थी, और नेट फोर्स हमेशा जीरो रहेगा जैसे ये ब्लॉक आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है। तो यहाँ पे वो जो ब्लॉक या बॉडी उसी सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी, मतलब इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, और 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से, या वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक 10 आई कैप ही रहेगी कांस्टेंट, क्योंकि नेट फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर हमेशा जीरो रहेगा। 20 न्यूटन एमजी, 20 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ द ब्लॉक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे।